जब प्रोडक्ट अच्छा होता है ना तो उसको बेचने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। आई एम श्योर आप अग्री करोगे। बट अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसको बेचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, एंड इन सम केसेस कुछ लोग वो लाइन क्रॉस कर देते हैं एंड इलीगल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं। कुछ हफ्तों पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझे ट्विटर पे टैग किया और एक चार्ट दिखाया। दैट चार्ट वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यूलिप एंड अ म्यूचुअल फंड। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई जब यूलिप में 8 लाख रुपए ज़्यादा बन रहे हैं मेरे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो मैं यूलिप क्यों नहीं लूँ। और वो जेन्युइन क्वेश्चन था, उनको खुद जानना था। तो जैसे ही मैंने 2 सेकंड के लिए उस चार्ट पर नज़र डाली तो मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, स्कैम। एंड हिपोक्रेसी की सीमा तो तब पार होती है जब हम इन स्कैम्स की कंप्लेंट कंपनी को करते हैं और कंपनी की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। हमने हमारे सारे एजेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, हमेशा उनको हमने ये सिखाया है कि वो एथिकल मेथड्स फॉलो करें, और सिर्फ यही एक पर्टिकुलर एजेंट है जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा स्टेप लिया, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कितनी चालाकी से ये इंश्योरेंस एजेंट्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और बनाते रहेंगे जब तक कि आप और हम जैसे लोग जागरूक नहीं हो जाते। एंड नीडलेस टू से, मैं अच्छे और ऑनेस्ट एजेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं। उन्हीं की वजह से रूरल इंडिया में कुछ इंश्योरेंस तो पहुंच रहा है, नहीं तो उन लोगों के लिए सोचने वाला कोई भी नहीं है। सो आई रिस्पेक्ट ऑल द एजेंट्स हु आर डूइंग द वर्क विद कंप्लीट ऑनेस्टी। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं है ये बात, आप अगर पुराने वीडियोस में भी जाकर देखोगे, इंश्योरेंस वाले वीडियोस में, तो कुछ असली एजेंट्स ने आकर उन वीडियोस की तारीफ भी करी है। जिन्होंने गालियां लिखी हैं वो कौन है आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप एंड यू आर वॉचिंग लेबर लॉ एडवाइजर। तो सबसे पहले आप इस चार्ट पे नज़र मारो। इसमें लेफ्ट में आपको एक यूलिप प्लान दिख रहा है और राइट में आपको एक म्यूचुअल फंड दिख रहा है। ना तो ये बताया है कि ये कौन सा म्यूचुअल फंड है और ना ही ये बताया है कि ये कौन सा यूलिप प्लान है। और इंटरेस्टिंगली इस चार्ट के ऊपर कंपनी का नाम नहीं लिखा, कंपनी का लोगो भी नहीं दिखेगा और कंपनी के प्लान का असली नाम भी नहीं लिखेगा। ये सिर्फ लिखा है प्लैटिनम वेल्थ प्लान। अब आप सोचो ज़रा ऐसा क्यों है। अगर कोई एजेंट बड़ी मेहनत से आपके घर तक आया है, ये चार्ट का प्रिंट आउट निकाल के आपको समझा रहा है कि कैसे आपको यूलिप में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो चार्ट के ऊपर कंपनी का नाम क्यों नहीं है, चार्ट के ऊपर कंपनी का लोगो क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। सो बैक टू चार्ट। इसको देखते ही एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये चार्ट बहुत पुराना है। कितना पुराना? एटलीस्ट 4 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी की बजाय सर्विस टैक्स लिखा है। और सर्विस टैक्स आप और मैं दोनों जानते हैं 2017 जुलाई के बाद से लगना बंद हो चुका था एंड जीएसटी ने उसको रिप्लेस कर दिया था। एंड आप म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो है उस पर भी अगर नज़र डालेंगे तो 2.5% लिखा है, जो कि सेबी की प्रिस्क्राइब्ड हाईएस्ट लिमिट है, नहीं थी 2 साल पहले तक। अब जो लिमिट है वो 2.25% की है। तो अब आप पूछोगे मैं आपको पुराना चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि पुराना चार्ट आज भी अगर किसी ने मुझे ट्वीट किया है, दैट मीन्स कोई ना कोई एजेंट तो ज़रूर है जिसको ये लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और भोले भाले लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये चार्ट पुराना है और वो यही चार्ट दिखा दिखा के भी यूलिप बेच सकता है। दूसरा पॉइंट ये, अगर उस एजेंट को ये लगता है कि लोगों को समझ आ रहा है कि ये पुराना चार्ट है, तो वो बहुत ही आसानी से इसी मैनिपुलेटिव चार्ट में 2 चेंजेस करेगा और ये नया हो जाएगा। कैसे? सर्विस टैक्स पहले 15% से लगता था, आप इसका नाम चेंज करो, लिखो जीएसटी एंड 18% से कैलकुलेट करके दिखा दो। और म्यूचुअल फंड में पहले की जो हाईएस्ट लिमिट थी वो 2.5% थी, आज की हाईएस्ट लिमिट है 2.25%। बहुत ही आसान है इस चार्ट को नया बनाना और उस नए चार्ट से भी लोगों को धोखा उसी तरीके से दिया जा सकता है। तो ये चार्ट क्यों इतना ज़्यादा मिसलीडिंग है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दो एक्सपेंस रेशो पे। यहाँ पर लिखा है 2.5% इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो करंटली सेबी की जो प्रिस्क्राइब्ड हाईएस्ट लिमिट है म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशोज पे वो है 2.25% इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। और अगर आपने मेरा एनएफओ का वीडियो देखा है जो मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले बनाया है, 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है, उसमें मैंने आपको एक्सपेंस रेशो क्या होता है, कैसे कटता है, पूरा वर्किंग समझाया है। तो आपको पूरा समझना है और समझना चाहिए। प्लीज डू मी अ फेवर, एक बार वो वीडियो जाके देखो। पूरा नहीं भी देखना तो सिर्फ एक्सपेंस रेशो वाला पार्ट जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंस रेशो हमेशा स्लैब्स में कटता है और ये 2.25% एक लिमिट नहीं है सेबी की प्रिस्क्राइब, वो स्लैब वाइज हाईएस्ट लिमिट सेबी ने बता रखी है। तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्लैब चेंज होगी और म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो नीचे आएगा और उन सारी स्लैब्स का जो वेटेड एवरेज होता है वो होता है आपका फाइनल टोटल एक्सपेंस रेशो।
और ये बात भी वर्थ नोटिंग है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमेशा हाईएस्ट स्लैब पे ही एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है। फिर बात आती है कि म्यूचुअल फंड कौन सा है, रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। अगर रेगुलर प्लान है तो हो सकता है उसका एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज़्यादा हो, बट डायरेक्ट प्लान में अराउंड 1% का फर्क पड़ जाता है। 1% सस्ता हो जाएगा आपका म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज। एग्जाम्पल के लिए जिस म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा लगा हुआ है उसका एक्सपेंस रेशो 0.4% है और रिटर्न्स की तो पूछो ही मत, बाहर लग रही है। तो जिसने भी ये चार्ट बनाया है उसने बड़ी चालाकी से सेबी की जो हाईएस्ट प्रिस्क्राइब लिमिट है वो भी सिर्फ स्लैब 1 की, बाकी स्लैब्स तो कंसीडर ही नहीं करी, वो दिखाकर आपके AUM में से हर साल इतना परसेंटेज काट लिया। तो पहली बात तो एक्सपेंस रेशो को ही मिसलीड किया गया है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशो कटता भी इस तरीके से बिल्कुल नहीं है। इन्होंने सिंपली हर साल के AUM में से 2.5% माइनस कर रखा है, जबकि ऐसे एक्सपेंस रेशो नहीं काटा जाता है। मैं बताऊंगा कैसे काटा जाता है। फिर अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यूलिप का कितना एक्सपेंस रेशो है उसको इन्होंने लिखा है फंड मैनेजमेंट चार्ज, बट ये नहीं बताया कि ये कितना परसेंटेज है। म्यूचुअल फंड के केस में इन्होंने बड़ा बोल्डली 2.5% लिखा है, बट यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है। एंड ये 2.5% का जस्ट आधा लिया है, 1.25 के अराउंड लिया है इन्होंने। और IRDA ने भी एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है यूलिप के एक्सपेंस रेशो पे, और वो है 1.35% की। एंड आप अगर आज के जमाने वाले यूलिप्स को चेकआउट करोगे तो उसमें जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़्यादा है या कम है, इट इज़ अप्रोप्रिएट एंड मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर एलोकेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज, एडमिन चार्ज, सर्विस टैक्स जो कि अब के केस में GST हो जाएगा वो भी 3% ज़्यादा, एंड फंड मैनेजमेंट चार्ज, 5 तरह के चार्ज लगाने के बाद भी इस टेबल ने ये साबित कर दिया कि आप अगर म्यूचुअल फंड में ना जाकर यूलिप में जाओगे तो 7,84,000 रुपये ज़्यादा कमाओगे। ये हुई ना असली मैजिक ट्रिक। अब एक और चीज़ पर आप गौर करो, आप यूलिप वाले सेक्शन में देखोगे तो प्रीमियम पेमेंट टर्म्स आपको 5 साल दिखेंगे। शुरुआत के 5 साल आपको 2-2 लाख रुपए पे करने हैं, उसके बाद कुछ पे नहीं करना है, और इसीलिए इन्होंने 6th ईयर ऑनवर्ड्स जीरोज लिखकर ये बताया है कि आपको इन सालों में कुछ भी पे नहीं करना है। ये पहली बात तो सच है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है कि इंसान को जीरोस दिखते हैं तो उसको अच्छा लगता है कि मुझे 6ठे साल से कुछ पे नहीं करना। और सेम चीज़ इन्होंने चार्जेस में भी बताई है कि आपके जो एलोकेशन चार्ज है वो भी 6th ईयर के बाद नहीं लगेंगे, मोर्टेलिटी चार्ज आपके 10th ईयर के बाद नहीं लगेंगे, एडमिन चार्ज आपके 6th ईयर के बाद नहीं लगेंगे, और इन्होंने जीरोस लिखे हैं। तो मुझे ये जीरोस लिखने से कोई आपत्ति नहीं है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी म्यूचुअल फंड वाली साइड में। यहाँ पर इन्होंने बड़ी चालाकी से वो जीरोस वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं किया, यहाँ पर फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि आपने पहले साल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, साल के एंड में वो ग्रो होकर हो गए 2,18,400 रुपये। अगले साल आप फिर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और आपकी जो अभी फंड वैल्यू है वो 2,18,400 है, तो टोटल आपकी फंड वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगी 4,18,400 रुपये, और वो ग्रो होकर हो जाएगी अगले साल 4,56,893 रुपीज़। फिर इसमें आपने 2 लाख रुपए और डाले तो बन गए 6,56,893 एंड सो ऑन। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज 5वें साल के बाद इसमें 2-2 लाख रुपए ऐड नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने साल की शुरुआत में वही नंबर लिखा है जो पिछले साल का एंडिंग नंबर था, बस कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड में भी शुरुआत के 5 साल ही हो रहा है 2-2 लाख रुपए का, और 6ठे साल से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ये पूरा कॉलम में इनको जीरोज नहीं लिखने थे, क्योंकि जीरो लिख के जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है वो सिर्फ उनको यूलिप में ही दिखाना था, म्यूचुअल फंड में नहीं दिखाना था। तो इन्होंने बस लास्ट ईयर के अमाउंट्स को कॉपी पेस्ट करके ये सारे सेल्स को बिना किसी रीजन से बस भर दिया है। तो ये पूरा चार्ट ना सिर्फ मिसलीडिंग है, बल्कि अगर ये एग्जैक्ट चार्ट आज की डेट में यूज हो रहा है मतलब ये इलीगल भी है, क्योंकि सर्विस टैक्स आज नहीं लग रहा है और एक्सपेंस रेशो भी आज की डेट में 2.5% किसी म्यूचुअल फंड का नहीं है। इनफैक्ट 2.25% भी आज की डेट में किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं है, क्योंकि स्लैब्स के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंस रेशो निकलता है। ये सिर्फ एक सेट परसेंटेज नहीं है जो आपने सीधा 20 साल की इन्वेस्टमेंट पर लगा लिया, ये बिना जाने कि म्यूचुअल फंड का साइज कितना है। एंड थर्डली, मैंने आपको ये भी बताया था कि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो होता है वो ऐसे माइनस नहीं होता है, सीधा आपकी जो एनुअल फंड वैल्यू है उसमें से एक बार में माइनस नहीं होता है। वो भी कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वो है मोर्टेलिटी चार्ज। यहाँ यूलिप के सेक्शन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोर्टेलिटी चार्जेस 10th ईयर ऑनवर्ड्स आपके कटने बंद हो जाएंगे, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब शुरुआत के सालों में ज़्यादा कटेगा चार्ज और बाद में ये कम हो जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल टर्न टू जीरो। और अगर आपको याद हो तो यूलिप वाले वीडियो में मैंने आपको मोर्टेलिटी चार्ज समझाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ये चार्ज एज डिपेंडेंट है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जान का खतरा बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, और उस केस में आपको मोर्टेलिटी चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जस्ट उल्टा क्यों हो रहा है? मैं ये टॉपिक बिना छेड़े भी ये वीडियो बना सकता था और अपना पॉइंट तब भी प्रूव कर सकता था, बट अगर मैं दूसरों की गलतियों को लेंस लेकर ढूंढ रहा हूँ तो मैं खुद की गलती भी
एक्नॉलेज ज़रूर करूँगा आपसे, मैंने आपको उस वीडियो में जो मोर्टेलिटी चार्ज समझाया था उसका कॉन्सेप्ट एकदम सही था और वो हमेशा सम अशोर्ड पे कैलकुलेट होता है और आपकी एज पर डिपेंडेंट भी होता है। बट वो एक पर्टिकुलर टाइप का यूलिप था, बट एक दूसरे टाइप का यूलिप भी एग्जिस्ट करता है। तो पहले टाइप का यूलिप तो ये होता है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो 2 लाख रुपए का, आपको उसमें सम अशोर्ड मिल रहा है 20 लाख रुपए का, जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और जितना भी पैसा आपके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है वो पैसा आपका ही है। तो इन केस ऑफ डेथ आपको पूरा 20 लाख रुपए का सम अशोर्ड मिलेगा एंड जितना भी आपकी फंड वैल्यू थी, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, वो मिलेगा। इस केस में तो जो मैंने कैलकुलेशन समझाया था आपको उस वीडियो में वो एकदम ट्रू है। बट एक दूसरे टाइप का भी यूलिप होता है जिसमें कंडीशन ये रखी जाती है कि कंपनी आपको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो दे रही है, बट वो 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा जिस दिन आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट प्लस उस पर जो रिटर्न्स है, मतलब आपका जो टोटल फंड वैल्यू है वो 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने 20 लाख का सम अशोर्ड वाला यूलिप लिया और आप प्रीमियम पे कर रहे हो 2 लाख रुपए। आपने 3 साल प्रीमियम पे कर दिया है, मतलब आपने 6 लाख रुपए पे कर दिए और आपका जो फंड वैल्यू है लेट्स अज्यूम कि वो 7 लाख रुपए हो चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की, कंपनी उसको सिर्फ 20 लाख रुपए ही देगी जो उसका सम अशोर्ड था, और उसमें से 7 लाख रुपए तो इंसान के खुद के ही फंड वैल्यू है जो उसको वापस मिल रही है, और कंपनी अपनी जेब से 13 लाख रुपए और दे रही है क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिस किया था 20 लाख का डेथ बेनिफिट। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आपकी फंड वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी ने जो आपको प्रॉमिस किया था लाइफ इंश्योरेंस कवर वो कम होता रहेगा। तो थर्ड ईयर में जो आपका मोर्टेलिटी चार्ज कटेगा वो 20 लाख की वैल्यू पर नहीं कट रहा है, वो सिर्फ 13 लाख रुपए की वैल्यू पर कट रहा है। और ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा जब आपका फंड वैल्यू 20 लाख रुपए पे होगा और आपका सम अशोर्ड होगा 0, और 0 पे मोर्टेलिटी चार्ज भी 0 ही बनेगा। तो कहने को तो एज के साथ साथ आपका मोर्टेलिटी चार्ज बढ़ रहा है, बट वो जो बढ़ा हुआ चार्ज है वो जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके घटते हुए सम अशोर्ड से, और इसीलिए आपको मोर्टेलिटी चार्ज कम पे करना है। सो माई बैड, मैंने उस वीडियो में आपको ये दोनों यूलिप नहीं बताए, उसके लिए अपॉलॉजीज, बट स्टिल मेरा वर्डिक्ट वही रहेगा, नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। और मोर्टेलिटी चार्जेस से ही मुझे एक और ट्रिक याद आ रही है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, एंड ये बात सच भी है। वो कहते हैं कि कंपनी आपको मैच्योरिटी पे जितना भी आपका मोर्टेलिटी चार्ज कटा है वो लौटा देगी। और अगर आप जागरूक जनता हो तो आपको इस लॉजिक में फ्लॉ ऑलरेडी दिख गया है। फ्लॉ ये है कि जो 1000 रुपये आज मैं पे कर रहा हूँ, अगर वो मुझे 20वें साल में कोई वापस भी दे रहा है तो उस दिन मेरे वो किसी काम के नहीं है। अगर यही 1000 रुपये कटे ना होते, सीधा इन्वेस्ट हो गए होते, तो 20 सालों का इसको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता। आई नो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग नहीं होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट यू गेट माई पॉइंट। 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना भी चार्ज आपका आज की डेट पे कट रहा है वो 20 साल बाद आपको रिटर्न में मिलेगा, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, वो उस समय चिल्लर बन चुका होगा। बट अगर आज इन्वेस्ट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे देता फ्यूचर में। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये चार्ट इज नॉट द बेस्ट वे टू कंपेयर एनी यूलिप विद एनी म्यूचुअल फंड। तो बेस्ट वे क्या होगा, कैसे आपको एक्यूरेटली इसको कंपेयर करना है, उसके लिए मैं थोड़ी सी यूलिप की तारीफ भी करने वाला हूँ। मैंने आपको इस चार्ट में दिखाया कि यूलिप में 5 तरह के चार्जेस लग रहे हैं, बट आज अगर आप कोई ऑनलाइन प्लान लोगे यूलिप का जिसमें कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपको मोस्टली 2 ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एक है मोर्टेलिटी चार्ज, दूसरा है फंड मैनेजमेंट चार्ज, मतलब एक्सपेंस रेशो, जो मोस्ट केसेस में 1.35% आपको पे करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड्स में आपको एक टाइप का चार्ज पे करना पड़ेगा, और मोस्ट केसेस में अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है तो एवरेज अज्यूम कर सकते हैं 1% का। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे पास एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है जिसका 0.4% भी है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको इसको बढ़ाना भी है तो 1% इज अ वेरी गुड एवरेज, ना तो ये बहुत ही ज़्यादा है ना ये बहुत ही कम है। एंड सेकंड पॉइंट, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि ये बहुत ही गलत टाइप से कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो आपके एनुअल फंड वैल्यू में से इस तरह से माइनस नहीं होता है। पहली बात, एक्सपेंस रेशो आपका एनुअल वैल्यू पे नहीं, डेली वैल्यू पे कटता है। मतलब आज मेरा फंड वैल्यू जितना भी है उस पे एक्सपेंस रेशो आज ऑलरेडी कट चुका है, और ये एक्सपेंस रेशो काटने के बाद ही एनएवी निकाली जाती है और पब्लिश की जाती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं मेरी ऐप में देख रहा हूँ कि मेरा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल से 20% का CAGR दे रहा है, दैट मीन्स वो 20% CAGR एक्सपेंस रेशो पे करने के बाद मुझे मिलने वाला रिटर्न है, इसमें से मुझे और कुछ पे नहीं करना है। तो अगर आपको कुछ भी कंपेयर करना है और आपने अज्यूम किया कि दोनों स्कीम्स में सेम रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न आपने मान लिया 12% का, यूलिप का एक्सपेंस रेशो आपने माना 1.35% का, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो आपने माना 1% का, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है 1% के आसपास इज अ वेरी गुड एक्सपेंस रेशो।
तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल वैल्यूज और उसके बाद उसमें से 1.35% और 1% माइनस कर रहे हो, इसको अगर एक्यूरेटली निकालना है तो आप सीधा परसेंटेजेस को माइनस करो। आपको यूलिप में नेट रिटर्न मिलेगा 10.65% का और म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा 11% का। एंड सिंस 12% का रिटर्न बहुत ही बेसिक है, हर म्यूचुअल फंड से हमें इतनी तो उम्मीद रहती है कि वो 12% अचीव कर ही लेगा, तो मैं इसको 10.65 और 11% पे ले जाकर और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मैं इसको यही अज्यूम करूंगा कि ये आफ्टर एक्सपेंस रेशो वाला रिटर्न है और मैं सिर्फ इसी से कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है आपको समझाने के लिए। इसमें मैंने प्रीमियम पेमेंट लिया है 2 लाख रुपए का, जो 5 साल तक आप पे करोगे, और जो मोर्टेलिटी चार्ज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने वही वाले फिगर्स उठाए हैं जो मैंने आपको उस चार्ट में दिखाए थे। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि आज की डेट में अगर आप कोई यूलिप ले रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन है, उसमें कमीशंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 ही तरह के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मैंने बाकी सारे चार्जेस को इग्नोर कर दिया है। तो विद दैट बीइंग सेड, 2 लाख का आप प्रीमियम पे करोगे तो उसमें से मोर्टेलिटी चार्ज और जीएसटी घटाने के बाद आपके पास बचेगा 1,98,159 रुपीज़। वो आपका सीधा इन्वेस्ट होना चाहिए एक यूलिप फंड में। सिमिलरली मैंने हर साल की जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दी। अब अगर आपको रिटर्न्स को 12% की रेट से कैलकुलेट करना है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इस वाले अमाउंट को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो, इस वाले अमाउंट को 4 साल के लिए इन्वेस्ट करके देखना है, इस वाले अमाउंट को 3 साल के लिए, इस वाले को 2 साल के लिए एंड लास्ट वाले को 1 साल के लिए। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपके पास बनेगा 14,09,625 रुपीज़। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि दोनों में मैंने एक्सपेंस रेशो को क्यों कैलकुलेट नहीं किया? क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों रिटर्न्स ही आफ्टर एक्सपेंस रेशो वाले रिटर्न्स हैं और 12% इज़ नॉट एट ऑल एन एग्जैजरेशन। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर यूलिप एक्सपेंस रेशो नहीं काटता तो मेरे 13.35% के रिटर्न बनते, और म्यूचुअल फंड अगर एक्सपेंस रेशो नहीं काटता तो मेरे 13% के रिटर्न्स बनते। तो कटने के बाद दोनों मुझे 12% का रिटर्न दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी मैंने सेम एक्सरसाइज करी, ऑल्दो इसको आप किसी भी ईयरली SIP कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। 5 साल का इन्वेस्टमेंट 14,23,037। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड आगे तो है, बट इतना ज़्यादा भी इसमें फ़र्क नहीं आया है। और इसके बाद भी अगर आप यूलिप को नोटिस करेंगे तो मोर्टेलिटी चार्ज भी आगे कटने चाहिए, बट मैंने वो वाले मोर्टेलिटी चार्ज को अभी के लिए 0 अज्यूम कर लिया है, ऑल्दो ये 0 होंगे नहीं। और एक बार आपके पास 5th ईयर की एंडिंग वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको बस इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, यानी इस अमाउंट को 1.12 टू द पावर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा यूलिप में विच इज 77,15,675 एंड ये अमाउंट मिलेगा म्यूचुअल फंड में विच इज 77,84,012 रुपीज़। डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है 68,337 रुपीज़ का। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको हमेशा ये लगता रहे कि यूलिप के रिटर्न्स अच्छे आ नहीं सकते। बिल्कुल यूलिप के रिटर्न्स अच्छे आ भी सकते हैं, इसमें टैक्स बेनिफिट भी है, बट इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं आपको यूलिप के 2 फायदे बताता हूँ। यूलिप में जितना भी प्रॉफिट आप कमाओगे वो टैक्स फ्री होने वाला है, बट इसमें आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर वो ऐसा यूलिप है जिसमें 5-6 तरह के चार्जेस हैं, जस्ट लाइक यू सॉ इन द चार्ट, उस केस में इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितना भी प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स पे करने के बाद भी जो आपके पास पैसा बचेगा वो यूलिप से ज़्यादा होने वाला है। बट अगर कोई ऐसा यूलिप है जिसमें 2 ही टाइप के चार्ज हैं और कमीशन भी इन्वॉल्व नहीं है, आपने ऑनलाइन लिया है, तो उस केस में टैक्स फ्री इनकम का असली बेनिफिट हो सकता है आपको देखने को मिले, बट फिर वहाँ पे दूसरी कंडीशन यूलिप को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने आपके सामने खोला है एक SIP कैलकुलेटर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारी ही वेबसाइट का कैलकुलेटर है। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स से मैं 10,000 पर मंथ की SIP कर रहा हूँ 12% के रिटर्न के हिसाब से, और 20 साल का ड्यूरेशन है। तो आप ध्यान दो, मेरे रिटर्न्स बन रहे हैं 75,91,000। यही वो रिटर्न्स हैं जिसमें से मुझे 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना होगा 10%? इसका 10% होना चाहिए ऑलमोस्ट 7.6 लाख रुपीज़। अब आप ये टैक्स 7.6 लाख रुपीज़ को ध्यान में रखो, और अब मैं ये रिटर्न को 12% से चेंज करके 11% कर देता हूँ। अब आप ध्यान दो तो शॉक लग जाएगा, मेरे रिटर्न्स ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए से कम हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यूलिप्स को बीट किया है, बट सेम चीज़ हम यूलिप के लिए नहीं बोल पाते। 10 में से एक आध यूलिप होता है कभी जो म्यूचुअल फंड को बीट कर जाए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, बट इवन अ डिफरेंस ऑफ 1% कैन मीन 12 लाख रुपए। इससे तो बढ़िया ये होता कि मैं म्यूचुअल फंड में जाता, 12 लाख रुपए से रिटर्न कमाता और 7.6 लाख का टैक्स बचा देता, तब भी 4.5-5 लाख रुपए मेरे एक्स्ट्रा ही बन रहे थे, क्योंकि यूलिप में रिटर्न ही कम आए, उस वजह से टैक्स फ्री इनकम होने का फ़ायदा भी नहीं मिला।
इसका मतलब ये हुआ कि 1-2% का भी फर्क आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। उस दिन यूलिप का टैक्स फ्री होने का भी कोई खास फायदा आपको होगा नहीं। और फ्यूचर में रिटर्न्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। बट मैं इस चीज़ पर ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ने इस साल के बजट में यूलिप की टैक्स फ्री इनकम पर भी कैप लगा दी। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हो सारे यूलिप्स में मिला के, उस केस में कोई टैक्स फ्री इनकम नहीं है आपके लिए। तो ये लिमिट मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं लगाई गई है, ये लिमिट लगाई गई है फिल्दी रिच लोगों के लिए, जिनको ये नहीं पता कि अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। उनके पास इतना पैसा है कि वो 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए यूलिप्स में डाल रहे थे जस्ट बिकॉज वहाँ पर टैक्स फ्री इनकम है। तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए ये रूल जरूर लागू किया। बट आप जरा खुद सोच के देखो, मेरे ओपिनियन में कुछ ही सालों में यूलिप का जो टैक्स फ्री एडवांटेज है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। यूलिप का दूसरा फायदा है फंड स्विचिंग ऑप्शंस। अब हो सकता है एक कंपनी है जिसका यूलिप प्लान है, वो आपको 7-8 डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे रही है, और आपको लगता है कि अगर एक फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप दूसरे फंड में स्विच कर लो। पहले ये करने के भी चार्जेस लगते थे, बट आजकल ये चार्जेस खत्म हो गए हैं, या एटलीस्ट आपको एक साल में 4-5 बार स्विच करने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपको उस पर्टिकुलर यूलिप का लार्ज कैप फंड पसंद नहीं है तो मिड कैप चले जाओ, मिड कैप नहीं है तो स्मॉल कैप चले जाओ, या डेट में चले जाओ, जैसा आपको चाहे वैसा आप कर सकते हो। एंड ये मैं मानता हूँ कि अच्छा एडवांटेज है। कैसे? क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में मुझे एक फंड पसंद नहीं आ रहा है और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, वो पैसा शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेचूंगा, मुझे जो भी प्रॉफिट होगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा जितना भी कॉर्पस है उसको बेचते ही पहले उसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से वो कॉर्पस कम हो जाएगा और फिर उस घटे हुए अमाउंट को मैं नए म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो मेरे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे इंपैक्ट पड़ेगा इस रीजन से। बट यूलिप में सेम काम अगर आप करते हैं, फंड्स को स्विच करते हैं, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बट साथ के साथ भी आपको इसका नुकसान भी पता होना चाहिए। नुकसान ये है कि इसमें कोई पोर्टिंग फीचर नहीं है। अगर आपको HDFC के सारे फंड्स ही बेकार लग रहे हैं और आपको टाटा वाले फंड्स में जाना है, तो आप HDFC की पॉलिसी को टाटा में पोर्ट नहीं करवा सकते। यू आर स्टक विद 8 to 10 फंड्स ओनली। बट अगर म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में जाओगे तो 5000 म्यूचुअल फंड्स हैं। वहाँ स्ट्रगल ही अलग लेवल का चलता है। वहाँ पर ये समझ नहीं आता है कि कौन सा फंड पिक करें। तो यूलिप में टैक्स फ्री स्विच करने का एडवांटेज तो है, बट आपके रिटर्न्स अगर 1-2% से भी कम हो रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप वही 8-10 फंड्स में बंद के रह जाओगे। अब यूलिप के नुकसान सुनो। मैंने ये पहले भी बताया है और इसीलिए शायद ये रूल एग्जिस्ट करता है, नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में, चाहे वो यूलिप हो, एंडोमेंट हो, टर्म इंश्योरेंस भी ले लो, आपको क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम वर्ड पे फोकस करो। इसका मतलब होता है कंपलसरी एंड रेगुलर पेमेंट्स। अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हो एक साल में, तो वो आप अपनी मर्जी से पे नहीं कर रहे हो, वो आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने इसको बीच में रोका तो आपका जितना भी यूलिप का फंड वैल्यू है वो डिसकंटिन्यूड फंड में ट्रांसफर हो जाएगा जब तक कि लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो फंड आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और जितने टाइम वो डिसकंटिन्यूड फंड में पड़ा था उस पर आपको सेविंग्स बैंक के बराबर 3% या 4% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। और जिस दिन आपने प्रीमियम पे करना बंद किया उसी दिन आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का कवर था वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप जरा सोच के देखो, एक मिडिल क्लास इंसान है, उसने म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस ना लेकर के एक यूलिप ले लिया, ये सोच के कि मुझे दोनों चीजें एक ही प्रोडक्ट में मिल रही हैं। उसको तो क्या किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि कोरोना जैसा भी कुछ आ सकता है। उसकी मान लो जॉब चली गई या फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बहुत लाखों रुपए का बिल बन गया और इस साल वो अपना यूलिप का प्रीमियम पे नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक मिडिल क्लास इंसान का इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस ही डिफीट हो गया, क्योंकि एक तो उसकी जॉब जा चुकी है, फैमिली में बहुत ज्यादा परेशानी है, मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई है और ऐसे में एक कंपनी उसको बोल रही है कि वो वाली प्रॉब्लम्स तो है, लेट अस गिव यू सम मोर प्रॉब्लम्स। तुम्हारा जो फंड है उस पर 4% का रिटर्न देंगे, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस भी हम कैंसिल कर रहे हैं, एंजॉय। अब इसी इंसान ने अगर ये रूल फॉलो किया होता, नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसने लिया होता एक टर्म प्लान जिसमें बाय द वे उसको एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर मिलता। जो इंसान 2 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है उसके लिए 20 लाख का इंश्योरेंस कोई मायने नहीं रखता है, उसको प्रोबेबली 2, 2.5 या 3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए था। मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा टर्म इंश्योरेंस है 1 करोड़ रुपए का, मैं प्रीमियम पे करता हूँ 1,000 रुपये पर मंथ और बाकी पैसा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैं 50,000 रुपये की SIP करता हूँ, तो हर महीने मैं 51,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, 1,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस के लिए और 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में। अब मान लो मेरी जॉब चली जाती है, यूट्यूब बंद हो जाता है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, या फैमिली में कोई बहुत बड़ा मेडिकल बिल आ गया है, या कुछ भी प्रॉब्लम है। उस केस में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो चुका है कि मैं ये 50,000 का जो SIP है इसको कंटिन्यू करूँ। तो मैं बड़ा ही कन्वीनियंटली अपनी ऐप में जाऊँगा और 50,000 की SIP को स्टॉप कर दूंगा और मुझे 0 पेनल्टीज लगेंगी।
जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड था वो अभी भी रिटर्न्स कमाता जाएगा, और जहां मैं 1,000 रुपये ही पे कर रहा हूं अपनी 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए, वो मैं अभी भी अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरी फैमिली में, मैं वो 50,000 रुपये कहीं और एलोकेट कर सकता हूं, बट 1,000 रुपये रोक कर क्या ही कर लूँगा। तो मेरे पास इनफ मोटिवेशन है कि मैं अपनी 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू फिर भी कर सकता हूँ इन मोस्ट केसेस। अगला नुकसान आ गया लॉक इन पीरियड। मैं म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा ना सिर्फ रोक सकता हूँ बल्कि विड्रॉ भी कर सकता हूँ बिना किसी पेनल्टी के। ELSS की बात नहीं कर रहे, उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, बट इन मोस्ट म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। यूलिप्स में मुझे 5 साल का लॉक इन पीरियड सर्वाइव करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक अपने आप को सिक्योर नहीं किया है एक एडिक्वेट कवर से, तो टर्म इंश्योरेंस ले लो जाकर। मैं आपको नीचे पॉलिसी बाजार का भी लिंक दे रहा हूं, जहां पर आप अलग अलग कंपनीज के टर्म प्लान्स को कंपेयर कर लोगे, और मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के वीडियो का भी लिंक दे रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा कौन सी कंपनी का टर्म प्लान खरीदना है ये जानने के लिए। तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे किसी ट्विटर यूज़र ने वो चार्ट दिखाया, और वो चार्ट देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स ने हदें पार कर रखी हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप ध्यान दो, इस चार्ट पे ना किसी कंपनी का नाम लिखा है, ना ही किसी कंपनी का लोगो छपा है, ना कंपनी के प्लान का नाम लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कंप्लेन करते हैं कंपनीज़ में इन पर्टिकुलर एजेंट्स की और इनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, तो कंपनी की तरफ से जवाब आता है कि हमने इनको बिल्कुल सही ट्रेनिंग दी है, एथिकल मेथड्स ही सिखाए हैं, वो तो इस पर्टिकुलर एजेंट ने ही गलत काम किया और इसमें हमारा हाथ नहीं है। जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा ट्रू है। आई बिलीव कंपनी का जो भी मेथोडोलॉजी होता है, कंपनी के जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होती हैं। आपने भले ही अपने एजेंट को ये एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि तुम झूठ बोल के पॉलिसी बेचो, बट आपने अपने एजेंट को प्रेशराइज किया। सेम चीज़ होती है बैंक्स में। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो बैंक में RM है, आप उससे पूछ कर देखना, वो आपको बताएगा कि अगर वो अपना टारगेट मीट नहीं करते हैं, यूलिप्स नहीं बेचते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं बेचते हैं, तो उनको हरासमेंट मिलता है। उनको ये भी बताया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ वाले ही बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तुम ऐसे करोगे तो तुमको फायर कर दिया जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा उनको जताया जाता है। तो भले ही कंपनी के फाउंडर्स ने और कंपनी के CEOs ने डायरेक्टली किसी को भी नहीं बोला है कि तुम लोग झूठ बोल के पॉलिसी बेचो, बट जो हायरार्की है वो हमेशा टॉप टू बॉटम रहती है, और जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो भी टॉप टू बॉटम ही फ्लो करती हैं। अगर आप एजेंट्स के लिए और बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हो जिसमें रोज़ उनको हरासमेंट ही फेस करना पड़ता है, नेगेटिव मोटिवेशन है, और कमीशन का लालच दे देकर उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप साम दाम दंड भेद यूज़ करके पॉलिसीज़ बेचो, तो वो ऐसा ही करेंगे। चलो ये तो फिर भी एक ऐसा केस है जिसमें आपको एजेंट एटलीस्ट ये तो बता रहा है कि ये एक यूलिप प्लान है, इसकी एक मैच्योरिटी होती है, इसमें एक लॉक इन होता है। देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली बुजुर्ग लोग या जो फेयरली एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास यूट्यूब का एक्सेस नहीं है, वो अच्छे से जानकारी ले नहीं पाते टाइम पे, उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है। एजेंट्स भी टारगेट बनाते हैं और बैंक के एम्प्लॉयज़ भी बड़े ही ऑर्गेनाइज मैनर में इनको टारगेट बनाते हैं। होता क्या है, एक बुजुर्ग आदमी या औरत अपना रिटायरमेंट का फंड लेकर बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसकी FD करवानी है। वो बैंक एम्प्लॉय उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछता है ये पता लगाने के लिए कि इनका क्या बैकग्राउंड है, ये करते क्या थे, वगैरह वगैरह, और जैसे ही इसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस आदमी को मैं बकरा बना सकता हूँ, वो उस समय बोलते हैं कि आप इसकी FD मत करवाओ, आप ऐसा करो, ये पैसा एक दूसरे प्रोडक्ट में डाल दो, बड़ा ही नया प्रोडक्ट आया है, आपको शायद समझ नहीं आएगा, बट आप मेरी बात पे ट्रस्ट करो, इसमें आपको FD से डबल इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है और जब चाहो तब निकाल सकते हो। नाउ यू एंड आई बोथ नो ऐसी कोई पॉलिसी होती नहीं है। वो झूठ बोल के उनका पैसा एक ऐसे यूलिप में लगवा देते हैं या ऐसे एंडोमेंट में लगवा देते हैं जो 15 साल या 20 साल की मैच्योरिटी का होता है। अब कुछ महीनों बाद उस बुजुर्ग इंसान को अपना ही पैसा विड्रॉ करने के लिए जब बैंक जाना पड़ा, तब उसको पता चलता है कि भाई साहब अब उनका पैसा सीधा 15-20 साल के बाद मिलेगा। मैं ये बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये कहानियाँ ट्रू हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ ऐसा कर रहे हैं, और आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना है तो एक यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उनका नाम है इंश्योरेंस एंजल्स। वो ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आप तक लेके आ रहे हैं जिनको झूठ बोल के पॉलिसी बेची जा रही है जस्ट बिकॉज उस एजेंट को या उस बैंक एम्प्लॉय को अपने टारगेट अचीव करने थे। एंड ट्रस्ट मी, वो देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर क्लास इंसान है, जिनके पास लाखों रुपए का पैसा अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स में था और एक बार में वो पैसा अटक चुका है। और वो ऐसे लोगों की हेल्प भी करते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस द बैंक्स आर बीइंग फोर्स्ड टू पे बैक द मनी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये चीज़ एस्टैब्लिश हो जाती है कि उस फलाना बैंक एम्प्लॉय ने झूठ बोल के पॉलिसी बेची है, दैट कम्स अंडर इंटेंट टू चीट।
आई थिंक सेक्शन 420 या 406 में आता है ये। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उनके अगेंस्ट कोई इंसान खड़ा हो जाए या फाइनली कोर्ट तक पहुंच जाए। तो मामला जब तक कोर्ट तक नहीं पहुंच रहा है तब तक तो सब चलने दो, तब तक बेवकूफ़ बनाते रहो। बट जैसे ही उनको आशंका होती है कि कोई पर्टिकुलर मामला ऐसा है जो शायद कोर्ट तक जा सकता है, उस केस में कंपनी खुद आगे से पैसा वापस कर देती है। और ये बात आप भी जानते हैं एंड मैं भी जानता हूँ, एक कंपनी से अपना पैसा वापस लेना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड। कंपनी पैसा वापस सिर्फ तभी देगी जब कंपनी की गलती है। तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया मतलब आप जागरूक हो, बट प्लीज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेली बेसिस पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आरएम आगे बढ़ के फ़ोन करता है क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि इस फलाना कस्टमर के बैंक अकाउंट में ग्रेचुइटी का पैसा आया है, बोनस का पैसा आया है, रिटायरमेंट का पैसा आया है, और अब बहुत सही समय है इसको फ़ोन करके कोई ना कोई प्लान चिपकाने का, प्रॉबेबली झूठ बोल के। सो प्लीज़ आप एटलीस्ट ये वीडियो उन लोगों के साथ तो शेयर कर ही सकते हो जिनकी रिटायरमेंट पास आने वाली है। विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। बाय।